नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपने ये किस्सा जरूर सुना होगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बन जाने के बाद हजारों कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा बादशाह उस जैसी कोई भव्य इमारत बनवा सके। इस किस्से की सच्चाई क्या है, इसे जाने बिना हम अक्सर इसकी चर्चा करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं और इसी आधार पर शाहजहां के बारे में एक राय भी बना लेते हैं कि बताइए कितना क्रूर शासक था, कितना क्रूर बादशाह था। लेकिन सवाल यह है कि ऐतिहासिक प्रमाण इस बारे में क्या कहते हैं। क्या शाहजहां ने ये नृशंस कारनामा किया था, या फिर ये एक मिथ है, एक झूठ है जिसे हम बार बार दोहराकर सच के रूप में स्वीकार करते जा रहे हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि इतिहास इस बारे में क्या कहता है। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या आपने भी कभी बचपन में ये किस्सा सुना था, इस तरह का जी, किस्सा कि शाहजहां बिल्कुल। ने हजारों मजदूरों के, कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? जी, ये किस्सा सुना था और ये बात बहुत प्रचलित है कि कोई दूसरा राजा या दूसरा व्यक्ति इतनी भव्य और विशाल इमारत ना बना सके, इसके लिए उसने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ये मैंने पहले सुना था और बाद में जैसे हम इसके बारे में और गहराई में गए गए, तो ये पता चला कि ये ताजमहल के बनने के पीछे की कहानी को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि 1630 में जब शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज़ महल और उनके चौथे बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई, तो उस समय बादशाह बहुत दुखी थे और उन्होंने उनकी याद में एक भव्य इमारत बनाने की योजना बनाई। अब इसका मैं जो वृत्तांत दे रहा हूँ, ख़ास तौर से पीटर मुंडी, टेवर्नियर, बर्नियर इनके उल्लेखों से दे रहा हूँ और शाहजहाँ के दरबार के जो खुद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि उस समय जो मुग़ल बादशाह थे, उनमें एक ट्रेडिशन थी दस्तकारी को प्रमोट करने की। इसलिए आप देखेंगे कि उस समय के बहुत सारे बड़े-बड़े भवन, बड़े-बड़े महल अभी भी मौजूद हैं और जो कारीगर थे, वो एक प्रकार के नहीं थे। जैसे ऐसा कहते हैं कि उस समय इस ताजमहल को बनाने में करीब 20,000 मज़दूर 12 साल के लिए काम करते रहे और इसमें उस समय के हिसाब से 50 लाख का खर्चा आया था। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाहजहाँ ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कैलीग्राफ़ी, जो उसको हिंदी में आप जो भी कहें, कैलीग्राफ़ी के लिए एक विशेषज्ञ था, डोम बनाने के लिए दूसरा विशेषज्ञ था, पत्थरों पर नक्काशी करने के लिए तीसरा विशेषज्ञ था। इनके नीचे कारीगर थे और कारीगरों के नीचे उनके असिस्टेंट थे और उनके साथ जो बाकी लोग पत्थर सप्लाई करते थे, जो उनको दूसरी चीज़ें सप्लाई करते थे, इसके हिसाब से ये बनाए थे। अब इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि उसने उनके हाथ कटवाए। ये 2 आधार पे मैं कहना चाहता हूँ। पहला आधार तो ये है कि मुग़ल साम्राज्य में जो एक के बाद एक, उनमें दस्तकारों को आदर देने की एक बहुत बड़ी परंपरा थी। जैसे अकबर ने 3000 आर्टिसन्स को लगाया था और शाहजहाँ ने भी उसी की परंपरा में चलते हुए बहुत सारे दस्तकारी और दूसरी चीज़ों को उसने प्रमोट किया। हालांकि उस समय भी भारत की इकोनॉमी में टेक्सटाइल टेक्सटाइल यानी कपड़े बुनने का जो था, वो उद्योग सबसे आगे था, पर उसी से मिलता जुलता जो बड़ा एक मार्केट था, वो इन दस्तकारों का था, क्योंकि ख़ास तौर से कई मुसलमान राजाओं ने शिल्प कला, वास्तुशिल्प पर बहुत ज़ोर दिया और उसमें भी जो कारीगर सब स्थानीय थे। इनके कुछ जो कंसल्टेंट्स आप कह सकते हैं, वो बड़े शीर्ष लेवल के 3-4 व्यक्ति थे, पर कारीगर यहीं के थे। तो उनकी जो कला आई, उस कला में एक प्रकार का मिश्रण है और ये मिश्रण के आधार पे ही ताजमहल की खूबसूरती है कि आप दीवारों पर कुछ कहीं कैलीग्राफी में एक सुंदर देखते हैं, कई पत्थरों में आप वहाँ कहीं सेमी प्रेशियस स्टोन्स वहाँ लगाए गए हैं जो उनकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए।
और ये कारीगर जो थे, जैसे मैंने बताया कि 4 या 5 लेवल के कारीगर थे और हर एक कारीगर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये बात भी सही है कि उस मध्ययुगीन वास्तुकला में ताजमहल का स्थान सबसे ऊपर है। ये कहा जा सकता है कि ये वास्तव में ताज है। वास्तव में जितने भी आप उस समय की इमारतों को देखेंगे तो उसमें ये ताज है। पर जितने भी वृत्तांत और ऐतिहासिक सबूत हैं, उसमें कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं मिलती कि महल बनने के बाद उनके हाथ कटवा दिए। ये जी, पुष्टि यहाँ तक मिलती है, ट्रैवलर्स आए, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, उसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि महल बनने के बाद इसने हाथ कटवा दिए। और उनके खुद के भी जैसा एक लॉजिक अगर हम लगाएं, तर्क लगाएं, तो ये दस्तकार वो थे जो मुगल प्रशासन में लगातार काम करते रहे थे। तो अपने कारीगरों का इस प्रकार से उनको इस प्रकार से चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये किसी तर्क में नहीं बैठता। ये जी। एक प्रोफेसर पॉपुलर मिथ। पुनियानी, क्या ये तर्क कहीं से इससे तो नहीं निकला है? ये चीज आती है अक्सर कि शायद बादशाह शाहजहां ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कारीगरों के साथ कि आप इस तरह की इमारत किसी और राजा के लिए नहीं बनवाओगे, और उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया गया कि उनके हाथ बांध दिए, हाथ काट दिए कि अब आपको दूसरी जगह काम नहीं मिल सकता, दूसरी जगह आप काम नहीं कर सकते। क्या ये बात यहां से निकल सकती है? ये भी, इसका भी मुझे संदेह है। एक तो कारीगरों से इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आज के ज़माने की बात है। वो कारीगर इतने कोई एफ्लुएंट तो थे नहीं, उनकी रोजी-रोटी, ज़िंदगी इसी पे चलती थी और वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे काम करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। और ये मेरे ख़्याल से दूसरे कारण से है कि इसकी भव्यता, महानता, सुंदरता इतनी विशाल थी कि उसके कारण लोगों को, और वैसी दूसरी उस प्रकार की कोई इमारत बन नहीं सकी। तो उस कारण से हो सकता है लोगों ने कहा कि भाई कारीगरों के हाथ कटवा दिए होंगे इसलिए बाद में नहीं बना। पर इसमें 2 चीज़ें और जोड़ना पड़ेगा। एक तो बजट का सवाल है, ऐसी भव्य इमारत और इतनी सुंदरता से, खूबसूरती से बनाई हुई। आप देखिए उस समय दिल्ली शहर को बसाने में 60 लाख का खर्चा आया था और 50 लाख अकेले ताजमहल के बनने में खर्चा आया था। ये उनके अकाउंट बुक से मैं बता रहा हूँ, जो जी, शाहजहाँ और उनके अकाउंट बुक्स है। तो इस बात, ये भी तर्क के बिल्कुल विरोध में जाती है कि उनका इस प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट उस समय होगा। क्योंकि आप देखेंगे दस्तकार कितना भी प्रशिक्षित हो, उसकी आर्थिक क्षमता बहुत सीमित रहती थी। आर्थिक क्षमता सीमित रहती थी और उसके आधार पे, और शाहजहाँ के बाद तो खैर उतनी वास्तुकला उतने लेवल पे नहीं गई, पर फिर भी शाहजहाँ के बाद भी इमारतें तो बनती रही और अच्छे अच्छे धरातल की इमारतें बनती रही, उसमें कोई शक नहीं है। तो तर्क के आधार पे और उपलब्ध जो कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पे कह सकते हैं कि ये एक समय के अनुसार विकसित हुई बात है, जो लोगों के मन में बैठ गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। जी। एक तर्क ये भी आता है कि शाहजहां ने कारीगरों के लिए एक पूरी बस्ती बसाई थी दिल्ली में ही, तो हाँ, आगरा में आगरा ही, आगरा ताजगंज के नाम से। हुँ, और उन कारीगरों के वंशज आज भी मौजूद हैं, आज हुँ। भी वो काम कर रहे हैं। तो अगर वैसा कुछ होता तो उन वंशजों के अंदर भी इस तरह की चीजें होती, या उन वो इस तरह की बातें करते नजर आते। लेकिन उनके जरिए भी इस तरह के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं, ये रिसर्चर कह रहे हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि देखिए 20,000 कारीगर उस समय काम पे लगाना, और उसमें भी एक ही काम नहीं था, अलग-अलग प्रकार के काम थे। कोई पत्थर ढो के ला रहा है, कोई पत्थर की नक्काशी कर रहा है, कोई पत्थर पर लिखावट कर रहा है, कोई उनको जोड़ रहा है। तो इतने बड़े काम के लिए, और उसमें मज़ेदार बात ये है कि इसकी जो योजना बनी, उस योजना का पहला भाग था कि भई ये यमुना के किनारे है, इसका बेस कहीं सरक ना जाए, इसके लिए पहले उस पे काम किया गया। तो वो बस्ती बसाई गई इसलिए कि ये कारीगर पूरी प्रतिबद्धता से उसमें लगे रहें, क्योंकि शाहजहाँ के लिए ये जो काम था, उसके दिल के बहुत करीब था। और उसकी जो एडवाइज़री कमिटी थी ये इसका ताजमहल का करने वाली, उसमें शाहजहाँ खुद उनसे नियमित रूप से मीटिंग करता था। इसका उल्लेख इतिहास में है और वो अपने सुझाव भी देता था।
तो और ये जो बस्ती आप कह रहे हैं, अगर इस प्रकार की बात होती तो उनके कारीगरों के वंशजों में तो इस प्रकार की नफ़रत की भावना ज़रूर पैदा होती। और वो दूसरी बात तो ये है कि अगर वो ये देखते परिणाम कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का काम किया तो उनके हाथ काट दिए गए, तो हम इस धंधे में क्यों पड़े, ये दूसरी बात है। पर वो तो दस्तकारी, इस प्रकार की शिल्प कला, ये उत्तर भारत में मध्ययुगीन काल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। तो ये तार्किक आधार पे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस झूठ को गढ़ने में और फैलाने में एक खास तरह की सांप्रदायिक राजनीति थी जो मुगल बादशाहों को लगातार ये पेंट करती रहती है विलेन के रूप में कि वो जी। बहुत क्रूर थे, नृशंस थे, अत्याचार करते थे वगैरह वगैरह। तो शाहजहां जो कि मुमताज महल के इश्क में मुब्तला था और इस कदर मुब्तला था कि उसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की एक तरफ, और दूसरी तरफ 20,000 लोगों के हाथ कटवा दे, ये थोड़ा हैरतनाक बात तो लगती ही है। लेकिन इसको प्रचारित किया गया होगा और अभी हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी बनारस काशी गए तो उन्होंने जो मजदूर हैं उन पर वो तो मीडिया में बहुत सारे चैनलों ने ये कहना शुरू किया कि एक शाहजहां था जो इमारतें बनवाने के बाद हाथ कटवा देता था और एक प्रधानमंत्री मोदी हैं, देखिए जो कर्मचारी हैं उन पर फूल छिड़क रहे हैं। तो ये, और उसको बाद में और भी कई लोगों ने दोहराया। तो एक जो राजनीति है, हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, कैसे वो इन चीजों का इस्तेमाल करती है और लोगों के दिमाग में रोपती है, क्या ये उसी का हिस्सा भी है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस बात को अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों से ही होती है। और अंग्रेज़ों ने जो भी इतिहास लिखवाया उसमें ख़ास तौर से उन्होंने मुसलमान बादशाहों के खिलाफ प्रचार हो इसका ज़्यादा ख्याल रखा। इसका कारण एक सरल था, क्योंकि वो सत्ता जो हथिया रहे थे, सत्ता मुसलमान राजाओं से हथिया रहे थे, तो उनका एक तकिया कलाम था, जो उनका बेस प्रोपेगेंडा या इतिहास के लिखाने का आधार था कि ये मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए हैं और हम आपको इससे मुक्ति दिलाने आए हैं। तो अंग्रेज़ों का तो नज़रिया यही था कि यहाँ के लोग असभ्य हैं, हम उनको सभ्यता देने आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ मुसलमान राजाओं का अत्याचार चल रहा है, तो हम उनसे मुक्ति दिलाने आए हैं। हमें तो कोई सेल्फिश, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो आपके भले के लिए यहाँ आए हैं। तो ये यहाँ से बात चालू होती है। और बाद में फिर जब सांप्रदायिक राजनीति आती है, तो वो तो इसमें खूब सारा मिर्च मसाला जितना हो सकता है, वो पूरे मिर्च मसाले के साथ इस बात को लगातार प्रचारित करती रहती है। यहाँ तक कि मेरे जहाँ तक अंदाज़ है कि शुरुआत की हमारे स्कूल की किताबों में भी इस प्रकार से आता था। और वो उसी का प्रमाण है कि सांप्रदायिक राजनीति का जो सांप्रदायिकता की सोच का जो यहाँ प्रवेश अंग्रेज़ों ने किया, जिसको यहाँ उन्होंने लाया, उसी को आगे फिर एक प्रकार की सांप्रदायिकता ने बढ़ावा दिया। अब यहाँ मैं एक ही मुद्दा और भी ऐड करता हूँ कि सांप्रदायिकता का जो ब्रिटिश टिल्ट था, वो ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ था। और जो मुस्लिम सांप्रदायिक लोग थे, उन्होंने इसको टर्न करके दूसरी तौर से उनकी महानता बताने की कोशिश की। ये भी बातें हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे उन्होंने यही कहा कि हम मुसलमान तो यहाँ के राजा थे, जो अपने आप में एक पूरा गलत वाक्य है। तो सांप्रदायिकता की जो आग है, वो दोनों तरफ से लगती है। तो सांप्रदायिक ताकतों ने ये ब्रिटिश पॉलिसी की चीज़ों को या तो आगे और बढ़ाया या उसका पूरा उल्टा करके खुद के गौरव के लिए किया, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता ने किया। और हिंदू सांप्रदायिकता ने इसको और मिर्च मसाला लगा के और उसको प्रचारित किया। जी, तो दर्शकों ये 2 चीज़ें समझने की, एक तो ये कि इस तरह के मिथ गढ़े जाते हैं, गढ़वाए जाते हैं, बनाए जाते हैं एक खास तरह की राजनीति के लिए, चाहे वो कोई भी हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो। उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको इस तरह से और धारणा को मजबूत करने के लिए इस तरह की चीज़ों को बनाया, फैलाया होगा और सांप्रदायिक ताकतों ने उनका इस्तेमाल किया है। तो एक इतिहास बोध हमारे अंदर होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जब भी आपके सामने आए तो फैक्ट चेक जरूर करें। आप जरूर पता करने की कोशिश करें कि सच्चाई क्या है, क्या ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसा हो सकता है। ये बहुत जरूरी है झूठ से बचने के लिए और अपनी ज्ञान की खिड़कियों को जरा खोल के रखने के लिए, ताकि उसमें जो सच्चा ज्ञान है वो आता रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका, इस मिथ को आपने बस्ट किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।